तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा 2026 के लिए आज एक फुल लेंथ का टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं जो टेस्ट पेपर 1 रहने वाला है। देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से सीएसबीसी क्वेश्चन पूछता है सेम टू सेम उसी पैटर्न पर तैयार किया गया है। इससे पहले 2 फुल लेंथ का टेस्ट कंप्लीट करवा दिए थे और आज जो है कि आखिरी रहने वाला है क्योंकि कल एग्जाम है आप सभी का 28 जून को। तो एग्जाम हॉल जाने से पहले इस सेट को पूरा लगा लीजिएगा, काफी अंदर से कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। ठीक है, तो वहां आपको ज्यादा प्रेशर ना झेलना पड़ेगा, बात समझे, क्योंकि उसी लेवल का प्रश्न लिया गया है। तो जिस भी बच्चे का एग्जाम है पूरा सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। कुल इसमें 100 प्रश्न है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे और मैथमेटिक्स का प्रश्न है। ठीक है, तो पूरा 1 से लेके 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक स्कोर बताइएगा आप सभी। परीक्षा अवधि कुल 120 मिनट का रहेगा, यानी कि 2 घंटा का रहने वाला है। ठीक है, तो समय देखते हुए पूरा सेट को सॉल्व कीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके साथ में तैयारी कर रहा है, ताकि वो भी टेस्ट लगा के एक बार चेक कर सके अपना तैयारी को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज के इस फुल लेंथ का टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी, बिल्कुल टेस्ट के तौर पर लेके चलिएगा। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 से 6 सेकंड का समय देंगे। इतने समय में आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं और लास्ट में आप सभी स्कोर चेक कर लीजिएगा कितना नंबर आपका आया। ठीक है, तो देखिए जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, आपसे बताइए पृथ्वी दिवस और जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आप सभी क्या? कोई बच्चे बता सकते हैं क्या पृथ्वी दिवस और जल दिवस कब मनाए जाते हैं? चलिए क्वेश्चन में 2 का आंसर कीजिएगा आप सभी, काफी बढ़िया प्रश्न है, आंसर करेंगे। चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान किस प्रकार के संरक्षण का उदाहरण है? तो देखिए चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान की बात किया जाए तो ये आपका एक सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जिससे कोई भी जीव जंतु को बाहर में अगर संरक्षित किया जा रहा है रख के, जैसे चिड़ियाघर में रख कर किया जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका एक सीटू कंजर्वेशन होगा। अगर प्राकृतिक आवास में रख कर किया जा रहा है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य के तहत अगर संरक्षित किया जा रहा है तो वो इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, जो अंदर में रख कर किया जाता है। बाहर में एक सीटू, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे क्या? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम आराम से आंसर कीजिएगा, टाइम को लेकर बिल्कुल पाबंदी मत कीजिएगा आप सभी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि ग्राम पंचायत के गठन और उन्हें आवश्यक शक्ति प्रदान करें? तो ये कौन सा अनुच्छेद देता है? कई बार आपको हम अनुच्छेद 40 के बारे में बताए थे। ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, आपका पंचायती राज को दर्जा कब मिला था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में दिया गया था, बट लागू कब हुआ था? 1993 में 24 अक्टूबर को। पंचायती राज कितने विषय पर कार्य कर सकता है? कुल 29 विषय पर कार्य कर सकता है। पंचायती राज किस भाग में है? भाग 9। अनुसूची की बात किया जाए तो अनुसूची 11 में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। महिलाओं को 50% आरक्षण भी आपका पंचायती राज में ही दिया गया है। तो यह फैक्ट को याद रख सकते हैं आप सभी क्या? याद रख लोगे आप सभी? चलिए क्वेश्चन 4 का आंसर कीजिएगा। सभी जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कीजिएगा आप सभी, और जो आपके साथ में भी तैयारी कर रहा है ना तो उसके पास भी जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी टेस्ट लगा लें और आप भी लगा लें। देखिए आपका स्कोर क्या है और आपके साथ में जो आपका दोस्त तैयारी कर रहा है उसका स्कोर क्या आ रहा है, तभी तो पता चलेगा कि उसका तैयारी क्या था और मेरा तैयारी क्या था, बात समझे क्या? बिल्कुल, तो ये काम जरूर कीजिएगा और सभी एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत किया है ना तो एक लाइक करके शेयर कीजिएगा आप सभी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को, ध्यान रखिएगा। 21 मार्च को हर एक वर्ष हम सभी वन दिवस मनाते हैं। अच्छा, वन सबसे अधिक किस आपका प्रदेश में है बता सकते हैं? किस राज्य में? किस राज्य में वन सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा एमपी में सबसे अधिक है। सबसे कम कहां पे है? हरियाणा में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, ये सफल नेतृत्व किसने किया था, जिसके बाद उसे सरदार की उपाधि मिला था। तो सरदार से पता चल जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही होगा ना। बिल्कुल, बारदोली सत्याग्रह किया था 1928 में और यहीं की महिलाओं ने इसे सरदार की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अच्छा, 1928 में और एक घटना होता है, पता है कौन सा? सैमन कमीशन भारत आता है, जो लाला लाजपत राय इसका जोर शोर से विरोध करता है भारत में। करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, 38 सीटों की संख्या है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यूके यानी कि उत्तराखंड में ही बनाया गया था, जिसे हम सभी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, कन्ना की बात किया जाए तो एमपी मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा असम में है। ध्यान रखिएगा आप सभी, काजीरंगा असम में, और रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ अगर रिक्त हो जाएं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कौन संभालेगा? अगर राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब जाके इसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है CJI, यही आपका इसका कार्यभार संभालेगा। तो सी राइट आंसर होगा। बात समझे क्या? याद रख लोगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार में पहली बार किस स्थान पर किया गया था? सॉरी, 1912 की यहां पर बात किया गया है। तो 1912 का 27वां वाला जो हुआ था, ये बांकीपुर पटना में हुआ था। याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और अध्यक्षता किसने किया था? रघुनाथ नरसिंह मधोलेकर के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के भूगोल संदर्भ में दक्कन पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टान या मिट्टी की बहुलता से जाना जाता है? ये दक्कन पठार की यहां पर बात किया गया है। चलिए क्वेश्चन में 10 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट, लावा, चट्टान एवं काली मिट्टी का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू किया गया था? भारत की यहां पर बात किया गया ना, तो सभी को पता होगा 1986 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात किया जाए तो ये भाग 20 अनुच्छेद 368 में वर्णित किया गया। तो ऑप्शन में इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार यानी कि शिक्षा आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपका किस अनुच्छेद में है? तो सभी को पता होना चाहिए, अनुच्छेद 21A में। ध्यान रखिएगा आप सभी, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राष्ट्रीय पार्क को एक सींग गेंडा के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर कहां पर है? असम में है। ध्यान रखिएगा आप सभी, एक सींग गेंडा के लिए प्रसिद्ध, जिसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और मानस भी आपका कहाँ है? ये भी आपका असम में पड़ता है। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। गिर गुजरात में है। ध्यान रखिएगा। चले बाबू, अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात यहां पर किया जा रहा है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाला 20वें एशियाई खेल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये आपका जापान कर रहा है। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? अट्टम को मिला है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसे मिला है? अट्टम को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के युवाओं को रोजगार
परख बनाने के लिए बजट में मुख्य थीम और मजबूत करने के लिए निर्णय लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, युवा शक्ति और बिहार प्रगति का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 के हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की नवीनतम रैंकिंग क्या रही है? तो ये 50वीं रही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार से उनकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक यानी कि अंतरिक्ष पृष्ठभूमि पर आधारित कृति के लिए किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन में 20 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ये आपका समांथा हार्वे को किया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। समांथा हार्वे को सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कैसे कि बिहार के किस प्रसिद्ध कृषि उत्पाद यानी कि खाद्य पदार्थ को हाल ही में वित्तीय वर्ष के दौरान नया जीआई टैग देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है या प्रदान किया गया है? गाया का तिलकुट और नया चिनिया केला को, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। इसी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, गाया का तिलकुट और नया चिनिया केला, जिसे सीकर चिनिया केला भी कहा जाता है। अगला है हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है और आगामी चुनाव की जिम्मेदारी भी संभाली है? तो राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP13 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिएगा आप सभी। ब्राजील में किया गया है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है केंद्रीय बजट के अनुसार नई कर व्यवस्था की कुल कितने टैक्स स्लैब निर्धारित की गई है? आयकर इनकम टैक्स की बात यहां पर किया गया है, तो ये कुल 5 किया गया है, याद रखिएगा आप सभी। कितना? कुल 5 स्लैब तैयार किया गया है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा विक्रमशिला स्टार्टअप कॉरिडोर जिसे विशेष बजटीय सहायता दी गई है, बिहार के किस शैक्षणिक संस्थान के सहयोग से संचालित किया जा रहा है? तो ये आपका IIT पटना के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अब यहां से आपका भौतिक विज्ञान शुरू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को अगर दोगुना किया जाए तो उसके रुकने की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, अगर गति की चाल को अगर दोगुना किया जा रहा है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। जब भी अगर गति की चाल को दोगुना किया जाए तो ये आपका रुकने का दर जो होगा ये आपका 4 गुना होगा, ध्यान रखिएगा। अगर वस्तु की गति की चाल दोगुना है तो रुकने की अगर दूरी पर प्रभाव की बात किया जाए तो ये आपका 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन में सी, याद रखिएगा आप सभी। इसमें एक ही चीज दिमाग में याद रखना है, जब भी 2 गुना की बात किया जाए तो सिर्फ इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, काम आपका निकल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप सभी। 27 नंबर को 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 4 सेकेंड तक कार्य करता है, तो वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन कितना होगा? तो सबसे पहले अगर वस्तु में परिवर्तन होने वाला वेग अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले हमको त्वरण पता करना होगा कि त्वरण आखिर है कितना, ठीक है। तो अगर हमको न्यूटन का दूसरे नियम के अनुसार चलें और त्वरण हम ज्ञात करें तो त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, बल बटा होता है द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है? बल बटा द्रव्यमान होगा। तो त्वरण आपका क्या निकल जाएगा? तो याद रखिएगा, बल कितना दिया गया है? 20 न्यूटन बल दिया गया है। अब बटा द्रव्यमान कितना है? 5 kg है। इसको काट देंगे तो 4 पंचे 20, यानी कि त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर आपका 4 निकलेगा। अब हम सभी से पूछा है वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन। तो वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन का सूत्र क्या होता है? जब भी अगर वेग में परिवर्तन की बात किया जाए, जब भी आप सभी से वेग में परिवर्तन की बात किया जाए तो इसका सूत्र होता है त्वरण गुना टाइम, यानी कि समय होता है, ठीक है। तो त्वरण मेरे पास 4 निकला, समय हमको कितना दिया था? 4 सेकेंड का यहाँ समय दिया गया ऊपर में, देखिए। तो 4 से इसको 4 गुना 4 कर देंगे तो यहाँ पर 16 मीटर प्रति सेकेंड आपका इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में बी की तरफ यहाँ जा सकते थे हम सभी। क्लियर हैं क्या? याद रख लोगे आप सभी। चले क्वेश्चन में 28 है कि लिफ्ट में बैठे किसी व्यक्ति को अपना भार वास्तविक भार से अधिक कब महसूस होता है? लिफ्ट वाला ध्यान रखिएगा आप सभी।
जब लिफ्ट त्वरण गति के साथ अगर ऊपर जाए, ठीक है, तब उसको भार अधिक लगेगा। त्वरण गति के साथ नीचे आए तो भार उसको कम लगेगा। एक समान से चले तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हमसे कह सकते हैं बी इसका राइट आंसर होगा, जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो उपग्रह एक वृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं तो उनकी निम्नलिखित में से कौन सी राशि अनिवार्य रूप से सामान्य होगी। इनमें से कौन सी राशि अनिवार्य रूप से सामान्य होगी अगर दो उपग्रह एक वृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगा रही है तो इसका कक्षीय चाल यानी कि ऑर्बिट स्पीड जो होगा ना, ये बिल्कुल अनिवार्य रूप से सामान्य होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रख लीजिएगा आप सभी। चलिए, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के संरक्षण के नियम पर आधारित है। देखिए, बर्नौली का सिद्धांत जो है ये आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। सी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा यानी कि सीपी, उसके बाद स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा सीबी के बीच मेयर सूत्र क्या होगा। तो देखिए, मेयर के संबंध के अनुसार बात किया जाए तो कभी भी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा यानी कि सीपी, ध्यान रखिएगा, तो ये हमेशा जो आपका स्थिर आयतन का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है ना, यानी कि सीबी जो होता है इससे हमेशा ये अधिक होता है सीपी। ध्यान रखिएगा, सीपी सीबी से हमेशा अधिक होता है और इनका अंतर सार्वत्रिक गैस का जो नियतांक होता है आर, ध्यान रखिएगा, इसके बराबर होता है। बात समझे का? बिल्कुल बात समझे। तो यहाँ पर आपका मेयर का सूत्र क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सीबी बराबर आर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और उसका वेग 350 मीटर प्रति सेकेंड है, तो तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो तरंग की तरंगदैर्घ्य की बात अगर किया जाए तो तरंग की तरंगदैर्घ्य बराबर होता है वेग बटा आपका आवृत्ति होता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, आप सभी सूत्र पता है। अन्यथा डायरेक्ट अगर वेग का सूत्र निकाला जाए तो v बराबर होता है f इंटू हो जाएगा आपका तरंगदैर्घ्य, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य होता है। और इसी को अगर हम वटा में डाल देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य को यहाँ ला लेंगे और उसके बाद बराबर से ये आपका वेग ऊपर चल जाएगा, f नीचे चला आएगा यानी कि आवृत्ति। या डायरेक्ट ये सूत्र याद रख लीजिएगा कि तरंगदैर्घ्य बराबर v बटा f। तो अब अगर आपको तरंगदैर्घ्य निकालना है तो तरंगदैर्घ्य बराबर हो जाएगा सबसे पहले वेग 350 मीटर और उसके बाद आपका आवृत्ति 500 दिया गया है, 500 हर्ट्ज। इसको अगर काट दीजिएगा तो यहाँ से कट गया। 50 से अगर 35 काटते हैं तो इसको आप पॉइंट बैठा के सबसे पहले 350 लाइएगा, यानी कि एक जीरो आएगा, पॉइंट बैठेगा, 350 आ जाएगा। अब इसको काटिएगा तो ये आपका 7 बार में कट जाएगा। बात समझे क्या? तो 0.7 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप सभी जा सकते हैं, ठीक है। सूत्र याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई तारा गैलेक्सी पृथ्वी से दूर जा रही होती है तो डॉपलर प्रभाव के कारण उसकी तरंगदैर्घ्य में वृद्धि होती है। इस घटना को खगोल विज्ञान में क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। जब भी तारा या गैलेक्सी पृथ्वी से दूर जा रही होती है ना, तो डॉपलर प्रभाव के कारण उसकी तरंगदैर्घ्य में वृद्धि होती है और इसी घटना को हम सभी रेड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। अगला है, यदि एक कांच की लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक कांच की लेंस से इसको पानी में अगर डुबोया जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ऑप्शन में बी। अगला क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक और किस रंग का सबसे कम होता है। तो देखिए, सबसे अधिक विचलन और सबसे कम विचलन की यहाँ पर बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, विचलन तो सबसे अधिक बैगनी का होता है और सबसे कम लाल का होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा, जबकि बैगनी की बात किया जाए तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। विचलन अधिक होता है बैगनी का, तरंगदैर्घ्य कम होता है, जबकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, विचलन कम होता है। तो बी राइट आंसर है। अगला है, +2D और -3D क्षमता यानी कि पावर वाले दो पतले लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। इस संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले यहां पर आप सभी से संयुक्त, ध्यान रखिएगा, संयुक्त क्षमता यानी कि पावर की यहां पर बात किया गया। तो पावर बराबर सूत्र क्या होता है, तो पावर बराबर हो जाएगा पावर 1
प्लस पावर 2 होगा, ध्यान रखिएगा। बात समझे क्या? बिल्कुल। तो ये वाला सूत्र याद रखिएगा, अगर पावर निकालना है तो पावर 1 पावर 2 प्लस पावर 2। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर पावर निकालते हैं तो पहला पावर क्या है, प्लस में दिया गया ना, तो प्लस 2d होगा, और उसके बाद यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस में दिया गया ना, तो माइनस 4d हो जाएगा। होगा कि नहीं? इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। अगर इसको आप घटाते हैं, यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये आपका माइनस में चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 है और यहाँ पर 4 है, प्लस प्लस आपका खत्म हो जाएगा, तो यहाँ माइनस बचेगा। तो -2 और -4 करेंगे तो यहाँ पर -2 ही आएगा ना। देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ये दोनों प्लस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो 4 के आगे माइनस बचा है और यहाँ 2, तो 2 में अगर 4 को माइनस करेंगे तो -2 ही बचेगा मेरे पास, बिल्कुल बचेगा। तो -2d होगा यहाँ पर। बात समझे क्या? अब यहाँ पर हमसे इसे क्या पूछा गया, फोकस दूरी, यानी कि एफ का मान निकालना है। तो एफ बराबर हो जाएगा आपका क्या, याद रखिएगा 100/p होता है सूत्र, ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी अगर निकालना है यानी कि 100/पावर हो जाएगा। तो अब आइए यहाँ पर देखिए, क्षमता यहाँ निकला है, ये आपका -2d जो है ये आपका क्षमता है। तो अगर एफ ज्ञात करना है तो 100/-2d हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अगर इसको काट दीजिएगा 2 से 100 बार में तो ये -50 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो -50 इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे क्या? ऑप्शन नंबर ए। कहीं कोई दिक्कत? पहला सूत्र संयुक्त क्षमता निकालने के लिए P बराबर P1 + P2, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अगर फोकस दूरी पूछा गया है तो फोकस दूरी निकालने के लिए देखिए फोकस दूरी पूछा गया है, तो यहाँ पर ये सूत्र है F बराबर 100/P, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना है, तो ये किसका नियम है? ये जो आप सभी ई देख रहे हैं ये आपका ε0 है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे क्या? इस प्रकार से है ये, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये आपका किसका नियम है बता सकते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो ये गॉस का नियम है, याद रखिएगा आप सभी। किसका? गॉस का। अगला है कि संधारिता में दोनों प्लेट के बीच एक परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम अभ्रक भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धारिता बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है या करती है? तो ये आपका चालक के पदार्थ की प्राकृतिक तौर पर निर्भर करती है, सी राइट आंसर होगा। अगला है कि ओम का नियम निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों के बीच सीधे संबंध को दर्शाता है? तो ये आपका विभवांतर और विद्युत धारा, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है कि जब एक चुंबकीय सुई एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर रखा जाता है तो वह किसका अनुभव करती है? तो केवल एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है। बी की तरफ आप भी जा सकते थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे एक्सरे, रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है और ये किस वेग से चलती है? 42 नंबर पर ध्यान दीजिए आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, अनुप्रस्थ प्रकाश के वेग से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है। तो एक्सरे किरण, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे ये सभी अनुप्रस्थ हैं और प्रकाश के वेग के 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से चलती है ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश तरंग को किस माध्यम में जाना अनिवार्य होगा, तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन से विरल में जाना होता है, या सघन से विरल माध्यम कयांत्रिक कोण से अधिक कोण पर जाना पड़ता है, ठीक है। कयांत्रिक कोण जो होता है उससे अधिक कोण पर जाना पड़ता है, तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। सघन से विरल में जाएगा प्लस में कयांत्रिक कोण से अधिक कोण की तरफ जाएगा, तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगला है कि जेनर डायोड का मुख्य उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में किस रूप में किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं, स्थिरीकरण के रूप में, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी पीएन जंक्शन डायोड में अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायस करने के लिए बैटरी में टर्मिनल को कैसे जोड़ा जाता है?
तो देखिए इसको जो जोड़ा जाता है ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। पी क्षेत्र को बैटरी का धनात्मक यानी कि प्लस से और एन क्षेत्र को ऋणात्मक से जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पी एन जंक्शन डायोड में अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायस करने के लिए बैटरी टर्मिनल को किसमें जोड़ा जाता है या कैसे जोड़ा जाता है, तो पी क्षेत्र वाला जो बैटरी होता है इसे धनात्मक क्षेत्र में और एन क्षेत्र वाला इसे ऋणात्मक क्षेत्र में जोड़ते हैं। तो एन वाला हमेशा ऋणात्मक होगा और पी प्लस में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट इनपुट सिग्नल को पूरी तरह से उलट देता है, यानी कि 0 को 1 और 1 को 0 बना देता है? तो ये मुख्य रूप से इन्वर्टर में काम होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। और ये नॉट गेट करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसका काम सिर्फ इनपुट सिग्नल को उल्टा देना होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 0 को 1, 1 को 0 बना देता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेडियो ऑपरेटर संचार प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह का सही अर्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा माध्यम में यात्रा करते समय सिग्नल की शक्ति या तीव्रता में कमी आना, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि आकाश तरंग संरचना में आयन मंडल की परत से टकराकर वापस आने की अधिकतम आवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे कयांत्रिक आवृत्ति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की रेडियो रिसीवर सर्किट में ट्यूनिंग करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है ताकि किसी विशिष्ट स्टेशन का सिग्नल साफ सुनाई दे? तो विद्युत अनुनाद का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की क्षमता +5D है तो फोकस दूरी क्या होगा इसका? सबसे पहले पावर बराबर सूत्र क्या होता है पता है आप सभी को? 1/f होता है, यानी कि फोकस होता है, ये पावर का सूत्र हो गया। अगर डायरेक्ट आपको फोकस का सूत्र निकालना है तो फोकस बराबर होता है, क्या होता है पता है? 1/ आपका क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, यही होगा ना? बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले बैठा लीजिए आप सभी, F बराबर हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा? पावर कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। इसको अगर काट दीजिएगा, यहाँ आपका क्या है? 1 है ना, तो सबसे पहले 0 बैठाइए, यहाँ पे 1 पॉइंट दीजिए और यहाँ 0 ला लीजिए, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 0.2 हो जाएगा मीटर। 0.2 मीटर है, पर यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है। तो 0.2 को अगर सेंटीमीटर में गुना करना है तो यहाँ क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। अगर 100 गुना 0.2 कीजिएगा तो ये 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। आएगा क्या? कोई गुना कीजिएगा फटाक से, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से है कि किसी कक्षक यानी ऑर्बिट का त्रिविमीय आकार यानी कि 3D स्पेस किस क्वांटम संख्या से निर्धारित होता है? ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, दिगंशी क्वांटम संख्या से ही निर्धारित किया जाता है, ठीक है। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा पता है क्या? HI, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति रैखिक नहीं होती? तो देखिए H2O जो है यानी कि जो आपका पानी है इसका ज्यामिति रैखिक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित यौगिक में से किसमें बैक बॉन्डिंग पाई जाती है? तो BF3 यानी कि बोरॉन और उसके बाद फ्लोरीन में, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक गैस किस स्थिति में आदर्श गैस की तरह कार्य करती है, व्यवहार करती है? चलिए 55 का आंसर कीजिएगा। तो निम्न दाब और उच्च ताप पर ध्यान रखिएगा आप सभी। निम्न दाब उच्च ताप पर वास्तविक गैस जो है ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। वांडर वाल्स समीकरण में पद ए क्या दर्शाता है? जो वांडर वाल्स समीकरण है, वांडर वाल्स समीकरण क्या है पता है आप सभी को? P+AN², ध्यान रखिएगा, AN² बटा आपका हो जाएगा V², ये चीज को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर V - NB बराबर आपका हो जाएगा nRT हो जाएगा। तो इसमें जो आपका A है और B है, ठीक है, तो यहाँ पर A क्या दर्शाता है पता है क्या आप सभी को?
तो याद रखिएगा ए जो दर्शाता है अणु के बीच अंतर और आणविक आकर्षण बल को दर्शाता है। बात समझे क्या? बिल्कुल। वहीं अगर बी की बात किया जाए तो बी जो दर्शाता है अणु के प्रभावी आयतन को दर्शाता है। तो बी अणु के प्रभावी आयतन को, जबकि ए अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल को। अगला है ले सातेलिए के नियम के अनुसार एक ऊष्मा शोष अभिक्रिया के लिए अनुकूल शर्त क्या होती है? तो तापमान बढ़ना, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त पीएच मान 7.4 होता है, ये किस प्रकार की बफर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बनिक अम्ल और कार्बोनेट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है लेंथेनाइट संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी 4f इलेक्ट्रॉन का अत्यंत दुर्लभ परिशिक्षण प्रभाव। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। फोटोग्राफी फिल्म को विकसित करने में किस आकर्षण यौगिक का उपयोग यानी कि फिक्सर के रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैल्कोजन परिवार का सदस्य कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑक्सीजन परिवार वर्ग 16 जो है इसी को कहा जाता है, ठीक है। अगला है अभिधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? देखिए अभिधर्मी ऑक्साइड जो हो जाएगा Al2O3, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, यह आपका अभिधर्मी ऑक्साइड है। अगला है मार्स गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है और इसका संकरण क्या है? तो देखिए मार्स गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है sp3, ध्यान रखिएगा आप सभी, इसका संकरण है। अगला है ज्यामिति समाव्यपता निम्नलिखित में से किसमें संभव है? तो ब्यूटेन 2 इनमें संभव है ज्यामिति समाव्यपता, ठीक है। अगला है कि फिनोल की प्रकृति कैसी होती है और यह लिटमस पर क्या प्रभाव डालता है? तो यह आपका दुर्लभ अम्लीय नीले लिटमस को लाल करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बी करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला है कि रबड़ को अधिक मजबूत और लचीला बनाने के लिए इसमें सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि नायलॉन 6 के निर्माण में किन दो मोनोमर्स यानी कि एकलक का उपयोग किया जाता है? अगला है नायलॉन 6 निर्माण के लिए किन दो मोनोमर्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा एडेपिक अम्ल और हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि दर्द निवारक दवा एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होगा? ध्यान रखिएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ध्यान रखिएगा आप सभी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होने वाला एस्पार्टम चीनी से लगभग 200 गुना मीठा होता है, इसका रासायनिक रूप में क्या कहलाता है? इसका रासायनिक नाम क्या है, पता है क्या आप सभी को? तो याद रखिएगा पेप्टाइड या एमिनो अम्ल का व्युत्पन्न, ध्यान रखिएगा इसका रासायनिक रूप है। अगला है कि जल गैस या वाटर गैस मुख्य रूप से किन दो गैसों का मिश्रण होती है? तो यह आपका CO और H2 का मिश्रण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? CO और H2, ऑप्शन में बी। टेफ्लॉन बहुलक का निर्माण किस मुख्य अल्कोहल बहुलीकरण से होता है? तो ये आपका टेट्रा फ्लोरोएथिलीन के प्रयोग से होता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा टेफ्लॉन बहुलक का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि साबुन निर्माण की प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को आवेशित करने के लिए किस तत्व की नियंत्रण छड़ें प्रयुक्त होती है? बोरॉन या कैडमियम की छड़ें उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा।
अगला है रासायनिक बलगतकी में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर बलगतकी के प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात किया गया है, तो इसका स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होगा बताएं क्या आप सभी को। याद रखिएगा ऑप्शन में ए होगा m0L0T-1 होता है, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा। बात समझे क्या, बिल्कुल। तो यहाँ से रसायन विज्ञान आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए यहाँ से आपसे मैथमेटिक्स बना लीजिएगा। 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, 75 क्वेश्चन उधर हो गया, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का जो आपका बिहार रेडियो ऑपरेटर का है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जहाँ तक मेरा सब्जेक्ट था कंप्लीट करवा दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन को बना के लास्ट में स्कोर बता दीजिएगा कितने स्कोर किए हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पूरा पेपर को सॉल्व कीजिएगा आप सभी। बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस के अनुसार दिया गया है सारा चीज़ें। ऐसा ही क्वेश्चन प्रबल संभावना है कि पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछने का चांस है उसी में प्रैक्टिस कीजिए तो बेहतर होगा। बिल्कुल 11th-12th लेवल का ये प्रश्न है। बात समझे क्या, बिल्कुल। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पूरा देखिएगा आप सभी, साथ में आंसर भी आपको बता देंगे हम, ठीक है। कुछ अंकगणित का भी प्रश्न आपको दे दिए हैं जो प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बना लीजिएगा आप सभी, इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। ये सारा सॉल्यूशन भी हम डाल दिए हैं, तो आपसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आंसर के साथ में व्याख्याएं भी दिए हुए हैं, सॉल्यूशन भी दे दिए हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो व्याख्याएं को देख लीजिएगा एक बार। बात समझे क्या, कुछ समझ में आया आप सभी को क्या, बिल्कुल समझ तो गए हैं आप सभी, बहुत बढ़िया से। चलिए ठीक है, आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं हम सभी। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। और जाइए कल एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से एग्जाम देने के बाद आइएगा, बताइएगा कैसा पेपर था। जय हिंद, वंदे मातरम।